बीएसटीवी की खास पेशकश बात में दम है लेकर हाजिर हूं मैं शरद। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वैसे तो वो मालवा की बेटी हैं, लेकिन भोपाल के रास्ते पूरे मध्य प्रदेश के दिलों पर वो राज करती हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं मोहन सरकार में राज्य मंत्री कृष्णा गौर जी। कृष्णा गौर जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कृष्णा जी, हम सवालों का सिलसिला शुरू करें, लेकिन मैं आपके अतीत में जाना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि मालवा की एक बेटी आखिरकार कैसे राजनीति के इस मुकाम तक पहुंची। बहुत कठिन समय गुजार कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जब तक इंदौर में हम थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते थे, एक पारिवारिक माहौल घर में हमेशा राजनीति क्षेत्र का होता था, क्योंकि सभी की रुचि राजनीति के क्षेत्र में थी। पिताजी थे, वो वरिष्ठ समाज सेवी थे, उनको समाज सेवा करते हुए देखा था। भाई मेरे राजनीति के क्षेत्र में थे, उनको काम करते हुए देखा था। और चूंकि घर का वातावरण इस प्रकार का था, इस दृष्टि से लगातार विचार विमर्श घर में राजनीति को लेकर हुआ करता था। तो जो भाव है मन में और विचारों में, वो बचपन से ही आ गए थे। वह भाव, वह विचार कॉलेज में आते हुए विचार हमारे परिमार्जित हुए। कॉलेज में जब हम आए तो कॉलेज के हमारा छात्र संघ का चुनाव हुआ। छात्र संघ के चुनाव में चूँकि गर्ल्स कॉलेज था तो काफ़ी सारे कैंडिडेट उसमें खड़े हुए थे, तो मेरे को बहुत सारी गर्ल्स की तरफ से ये ऑफ़र था कि सेक्रेटरी के लिए आप चुनाव लड़ेंगे तो हम सब आपका सपोर्ट करेंगे। और उस समय मैंने सेक्रेटरी का चुनाव छात्र संघ में के चुनाव में लड़ा था और उसमें मैं बहुत अच्छे वोटों से विजयी हुई थी। उसी कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी दो और अभिनेत्रियां हैं, जो अर्चना चिटनीस जी हैं और शोभा ओझा जी हैं। हम तीनों एक ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं। वो दोनों मेरे से सीनियर थी, मैं जूनियर थी। वो दोनों प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए लड़ी थी और मैं सेक्रेटरी के चुनाव के लिए। तो एक माहौल जो था मुझे शुरू से ही राजनीति का बचपन से मिला था। और जब शादी हुई, शादी होकर भोपाल आई, तो बाबूजी एक ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में मुझे मिले कि मैं आज तक उनको इतना नमन करती हूँ कि उन्होंने मेरी सोच बदल दी कि राजनीति वास्तव में होती क्या है। कॉलेज की पढ़ाई करते करते ही मेरी शादी हो गई थी और सोचा भी नहीं था कि राजनीतिक परिवार में ही शादी होगी। जब शादी करके यहाँ भोपाल आई तो पूरा राजनीतिक माहौल मिला, लेकिन तब भी कभी ये ना सोचा था कि मैं राजनीति के क्षेत्र में निकलूँगी, काम करूँगी, क्योंकि मेरे घर में हम बहुत छोटा सा परिवार था। बाबूजी राजनीति करते थे और ऐसी कोई आवश्यकता हमको थी नहीं कि हम घर से बाहर निकलकर इस फील्ड में काम करें, क्योंकि बाबूजी बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर के आगे सब विवश होते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई कि मेरी ज़िंदगी में यू टर्न आ गया। ना चाहते हुए भी मुझे इस क्षेत्र में काम करने के लिए उतरना पड़ा और मुझे उतारने के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश मेरी पार्टी परिवार ने किया। और इस परिवार भाव के साथ देखकर उन्होंने मेरी चिंता की, मेरे भविष्य की चिंता की और मुझे पार्टी में काम करने का अवसर दिया। और मेरी भी कोशिश यही रही, क्योंकि मेरे व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा जो मैं सोचती हूँ वो विचार हमेशा मैंने अपने साथ रखा कि जो काम मिले उसमें अपने आप को परफेक्शन के साथ हम करके दिखाएं। और इसलिए अगर बेटी बनी तो एक आदर्श बेटी बनी, अगर एक बहन रही तो एक आदर्श बहन रही, अगर ब्याह करके आई तो एक आदर्श पत्नी रही, बाबूजी की एक आदर्श बहू बनकर मैंने काम किया। और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में काम मिला तो निश्चित रूप से एक आदर्श पॉलिटिशियन के रूप में अपने आप को स्थापित करूं, ये मेरी कोशिश है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि हम जो पत्रकार हैं वो राजनीतिक तौर पर नज़र भी रखते हैं कि आखिरकार कौन कितनी विरासत को बेहतर तरीके से संभाल पा रहा है। तो गोविंदपुरा सीट की हम बात करें, अब तो खैर आप मंत्री हैं तो पूरे प्रदेश के बारे में बात करें, तो जो विरासत आपको मिली है निश्चित तौर पर आपने उसको सस्टेन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं अभी भी अतीत में ही जाना चाहूँगा आपका, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो आपके राजनीतिक जीवन से तो परिचित हैं। मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा है उसमें मुझे जो पता चला कि आप ज्योग्राफी की स्टूडेंट थी। आपने फर्स्ट डिवीज़न एमए पास किया था। तो ज्योग्राफी के एक स्टूडेंट के लिए पॉलिटिकल साइंस की जो पढ़ाई है वो कितनी मुश्किल होती है? हाँ, मैंने कहा ना कि कभी सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी।
और चूँकि मैं मेरे परिवार में, हमारा संयुक्त परिवार था शुरू से ही, मेरे पिताजी के 3 भाइयों का परिवार एक साथ रहता था और भरा पूरा परिवार था। हम कुल मिलाकर घर में 15 बच्चे थे तीनों भाइयों के, और संयुक्त परिवार था। रीति रिवाज, हमारे जितने भी परंपराएं हैं, सबको मानने वाला, ये सब देखकर हम बड़े हुए थे। उन सारे बच्चों में सबसे पढ़ने वाली होशियार बच्ची अगर कोई कहलाती थी तो मैं कहलाती थी। तो मेरे को पढ़ने का शुरू से बहुत शौक़ था, तो मैं बहुत पढ़ना चाहती थी, बहुत अच्छे से पढ़ती थी। तो मेरे को शुरू से ये था कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने साइंस लिया। साइंस सब्जेक्ट के साथ मैंने 11th किया। उस समय तो 11th होता था, 11th में हमको सब्जेक्ट लेना होता था। फिर हमने नहीं 9th से सब्जेक्ट लेना होता था। 9th से हमने साइंस सब्जेक्ट लिया, 11th तक पढ़ा, और फिर मैं कॉलेज में गई तो कॉलेज में मैंने बीएससी किया। बीएससी के बाद मैंने पीएमटी की एग्ज़ाम भी दी थी, बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसके बाद भी सफलता नहीं मिली। तो फिर लगा कि अब चूँकि पोस्ट ग्रेजुएशन तो करना है, मन टूट भी गया था, और इसलिए फिर मेरा चूँकि शुरू से थोड़ा सा शौक़ मुझे ज्योग्राफी का था, तो फिर ये तय हुआ कि हम ज्योग्राफी में एमए करें। तो ज्योग्राफी में एमए किया, उसमें भी फर्स्ट क्लास से हम लोग पास हुए, और ज्योग्राफी में एमए करते करते ही शादी हो गई थी। तो कभी सोचा नहीं था कि मुझे राजनीति क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। मुझे लगता था कि ज्योग्राफी में अगर मैं अच्छे नंबर से पास हो गई या मेरे को अच्छा कुछ डिवीज़न मिला तो आगे चलकर मैं कॉलेज में कोई जॉब वगैरह करूँगी। इसलिए मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया था कि उसके माध्यम से किसी कॉलेज में जॉब करने में मुझे आसानी होगी। लेकिन किस्मत ने तो पॉलिटिक्स लिखी थी और राजनीति के क्षेत्र के माध्यम से सेवा लिखी थी, तो वही करने के लिए आई मैं। अच्छा, एक सवाल मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आपने बताया कि जो आपके ससुर जी थे स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी, मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी रहे और भी कई महत्वपूर्ण पदों पर राजनीतिक तौर पर रहे। तो राजनीति में तो आपने बहुत कुछ सीखा उनसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक वक्त ये भी आया था जब बाबूलाल गौर जी का जो टिकट है वो 75+ फॉर्मूले के तहत फंस गया था। तो जब ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ हों, उनसे कैसे निकलना है या उस वक्त में कितना धैर्य रखना है, इस बारे में गौर साहब की क्या सीख थी जो आप आज भी अपना के रखती हैं? बाबूजी ने बहुत हमेशा धैर्य का परिचय दिया है। मैंने जितना धैर्य उनमें देखा है, मैं समझ सकती हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और धैर्य के साथ जीवन कैसे जिया जाता है, ये अगर किसी को सीखना है तो बाबूजी से सीखना चाहिए। और मैं नहीं भूल सकती जिस दिन हमारे घर में वो घटना घटी थी। बाबूजी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और एक मुख्यमंत्री को पूरे प्रदेश को देखना होता है, और घर में जब उनका इकलौता पुत्र नहीं रहा, वो शरीर, उनका निर्जीव शरीर घर में रखा हुआ है, और ऐसे समय में सूखी सेवनिया में एक रेल का एक्सीडेंट होता है और करीब 7 बच्चे उसमें काल कवलित हो जाते हैं। वो अपने घर को छोड़कर सीधे उन बच्चों के माता पिता को सांत्वना देने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। इससे बड़ा धैर्य और इससे बड़ा अपने कर्म के प्रति निष्ठा, अपने कार्य के प्रति निष्ठा का परिचय और क्या हो सकता है। तब भी बाबूजी ने बहुत धैर्य का परिचय दिया था, और उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं विधायक बन के भी सेवा करूंगा। इसी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसी पार्टी ने मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया, इसी पार्टी ने मुझे 10-10 बार टिकट दिया, इसी पार्टी ने मेरे को मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, और पार्टी का अगर आदेश है तो निश्चित रूप से वो मेरे लिए शिरोधार्य है। जब मुख्यमंत्री पद से भी उन्हें हटाया था, तब भी बाबूजी ने कहा था कि मेरा पार्टी परिवार है, मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, मेरी पार्टी ने ही मुझे मुख्यमंत्री बनाया, और पार्टी के आदेश पर ही आज मैं मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ। तो ये सीख है, मतलब हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी सीख है कि पार्टी ने अगर कुछ दिया है तो निश्चित रूप से हमें वो सम्मान बरकरार रखना चाहिए, और अगर पार्टी ने कुछ ऐसा निर्णय हमारे लिए लिया है तो हो सकता है कि भविष्य में पार्टी और कुछ अच्छा काम करवाना चाहती हो। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बाबूजी ने कदम कदम पर ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं धैर्य और संयम के, जो हर एक कार्यकर्ता को सीखना चाहिए। तो ये तो बातचीत हमने आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में की है, लेकिन अब हम कुछ डिपार्टमेंटली भी बात करेंगे। जो डिपार्टमेंट आपके पास है, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उस विभाग की आप राज्य मंत्री हैं। इस डिपार्टमेंट को लेकर आपका क्या रोड मैप है, किस तरीके से आप और आगे काम करेंगे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, और इस दृष्टि से है क्योंकि हमें विभाग के माध्यम से 50 से ज़्यादा % आबादी पिछड़े वर्गों की है, उनके कल्याण के लिए काम करना है।
इस देश के अल्पसंख्यक जो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, इनके लिए काम करना है और उसके साथ ही साथ हमारे घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जाति के वो लोग जिनकी अभी तक कोई आइडेंटिफिकेशन हो ही नहीं पाया है, उनके जीवन में सुधार हम कैसे लाएं, उनके जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, ये ऐसे हमारे समाज के लोगों के लिए हमें काम करना, ये इस पूरे विभाग का सार है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। जहाँ तक पिछड़े वर्ग की बात करें तो 50 से ज़्यादा प्रतिशत आबादी पिछड़े वर्गों की है। पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का आकलन करना, सर्वे करना और उसके माध्यम से सरकार की योजनाएं जो बनती हैं उनका लाभ उन तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों हमारे पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं, जितने बच्चे हैं, उनको छात्रवृत्ति दे रही है। उन छात्रवृत्तियों का वितरण समुचित प्रकार से, संतुलित रूप से हो पा रहा है या नहीं, इसकी भी चिंता ये विभाग के माध्यम से हमको करनी है। हमारे 6 लाख से ज़्यादा बच्चे पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के ओबीसी के हॉस्टलों में रहकर पढ़ रहे हैं और सुदूर अंचलों से आए हुए ये बच्चे शहर में, हर जिले में जहाँ कस्बा है या शहर है जहाँ हमारे हॉस्टल बने, उन हॉस्टल में पढ़कर अपना कैरियर निर्माण कर रहे हैं। तो विभाग की जिम्मेदारी सबसे बड़ी इस बात की है कि उन बच्चों के कैरियर को में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए, ऐसी सारी जो सुविधाएं हम उनको दे सकते हैं सरकार के माध्यम से, हम उनको देने का काम करें। मैंने जहाँ तक अभी तक इस विभाग का अध्ययन किया है, मुझे सबसे बड़ी बात यह लगी है कि पिछड़े वर्गों के पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज़ हॉस्टल भी है। 50 सीटर गर्ल्स हॉस्टल है, 100 सीटर बॉयज़ हॉस्टल है। और मैंने जहाँ भी गई हूँ मैंने देखा कि वो वहाँ की सीटें 100% भरी हुई है। और इसलिए मैंने तय किया कि अब चूँकि हमारे हॉस्टल कम पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा के प्रति जागृति अब ओबीसी वर्गों में आई है, तो हर संभाग में 500 सीटर मेरे को हॉस्टल खोलना है। आने वाले 5 वर्षों में हर संभाग में 500 सीटर हॉस्टल मुझे बच्चों के लिए, ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए खोलने का काम करना है, ये अनिवार्य रूप से। और हर हॉस्टल में हमने ये तय किया है कि हम 5 चीज़ें अनिवार्य रूप से प्राथमिकता के साथ देंगे। हर हॉस्टल में वाईफाई की सुविधा हम देंगे, हर हॉस्टल में मैस सुविधा हम देंगे ताकि बच्चों को खाना पीने की सुविधा दे हो सके। हर हॉस्टल में सोलर पैनल हम लगाएंगे ताकि बिजली पर्याप्त रूप से उनको प्राप्त होती रहे। हर हॉस्टल में लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी व्यवस्था और हर हॉस्टल में एक जिम की व्यवस्था ताकि बच्चे अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहे। तो ये 5 प्राथमिकताओं का से हम हर हॉस्टल को एक आदर्श हॉस्टल आने वाले समय में बनाने जा रहे हैं। साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए भी उनके कल्याण की योजनाओं का लाभ उनको देने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज का वक्फ बोर्ड है, मसाजिद कमेटियां हैं, उनके भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से कैसे चले, उस पर भी हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। डीएनटी विभाग जो हमारा विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु है, भारत सरकार से हमने इनके सर्वे के लिए आदेश लिया है और अब पूरे इन समस्त जातियों का जो 51 है, अभी तक हमारे देश में 51 जातियां हैं जो विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु में आती हैं। इन 51 जातियों का सर्वे करके फिर इनके कल्याण की योजनाएं बनाकर इनको भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमको करना है। इस दिशा में मेरा विभाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और एक नया आदर्श ये विभाग स्थापित करेगा, क्योंकि अभी तक इस विभाग को कभी किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं। पहली बार इस विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी मिलकर इस विभाग को आगे बढ़ाने के लिए और इस विभाग के माध्यम से लोगों का जीवन बदलने के लिए काम करने आए हैं। एक सवाल मैं और जानना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आप किस नज़रिए से इसका जवाब देंगी। एक बात ये थी कि जब मध्य प्रदेश में नतीजे आए और बीजेपी को बम्पर बहुमत मिला विधानसभा में, उसके बाद में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो चयन हो रहे थे, उनमें से ये बात आई कि जो यादव फेस है वो सामने लाना है। एक चर्चा कृष्णा गौर के नाम को लेकर भी थी कि संभवतः पार्टी आलाकमान इस नाम पर भी विचार कर रहा है। क्या ये बात सच है, और अगर सच है तो क्या आप तक कोई ऐसी बात आई थी? नहीं, देखिए ये इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि पार्टी का निर्णय हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है किसको क्या जिम्मेदारी देना है। और पार्लियामेंट्री बोर्ड जब बैठता है, विचार विमर्श करता है, तो कार्यकर्ताओं के नामों पर विचार करता है। तो मुझे जानकारी नहीं है, ये आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है।
पर हो सकता है कुछ नामों की चर्चा वहाँ चली होगी और उसके बाद जो बेस्ट होगा उनको मौका मिला होगा। तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस प्रकार के सभी निर्णय, सारे फैसले लेता है और कार्यकर्ताओं की योग्यता को देखते हुए, कार्यकर्ता की उपयोगिता को देखते हुए वो फैसला लेता है। और आज डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का अवसर मिला है और मैं जो अपेक्षा उन्होंने मुझसे इस विभाग के माध्यम से की है, मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि मैं इस विभाग को बेहतर करके दिखाऊं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी, मतलब हम जैसे कार्यकर्ताओं की, कि हम अपने अपने स्तर पर अपने विभाग के लिए, अपनी पार्टी के लिए जो बेहतर हो सकता है हम काम करें। जो अवसर हमें मिला है इसका पूरा पूरा उपयोग करें। कृष्णा गौर जी, आपने एक जिक्र किया जो ब्रेक के पहले का हमारा सेगमेंट था उसमें कि आपकी 2 सहेलियां थीं। एक सहेली का नाम अर्चना चिटनिस जो आपकी ही पार्टी की हैं, दूसरी शोभा ओझा जी जो कांग्रेस पार्टी की हैं। शोभा ओझा जी को लेकर एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है इस चुनाव के बीच में कि उन्होंने जो उनका अपना आला कमान है, यानी उनकी पार्टी का जो आला कमान है, उसको एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि वो काम करने में असमर्थ हैं अभी। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस में जो नेताओं के जाने का सिलसिला चल रहा है, उन सब के बीच में शोभा ओझा जी के मन में भी कुछ चल रहा है? देखिए, मैं हमेशा उनको कहा करती थी, मेरी वरिष्ठ थी, वो मेरे से सीनियर थी और मैं हमेशा उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करके उनसे कहती थी कि दीदी आप बहुत अच्छे हो लेकिन आप गलत पार्टी में हो। क्योंकि हम पहले दिन से जानते थे कि कांग्रेस पार्टी कभी महिलाओं को सम्मान नहीं देती है। कांग्रेस की संस्कृति महिला विरोधी मानसिकता की रही है और मुझे लगता है कि शायद उस समय उनको ये बात मेरी सही ना लगती हो, लेकिन आज उनको ये बात मेरी सही लगी होगी। और कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति है, हम कल ही देख चुके हैं जब सुरजेवाला ने किस प्रकार से एक महिला सांसद के लिए अभद्र टिप्पणी की है। और सिर्फ सुरजेवाला ने ही नहीं की, बल्कि समय समय पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने महिलाओं के बारे में इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया है जो घोर निंदनीय है। किस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी मीनाक्षी नटराजन जी को टंचमाल कहते हैं, किस प्रकार से कमलनाथ जी इमरती देवी जी को आइटम कह के पुकारते हैं, कंगना रनौत के बारे में सुप्रिया श्रीनेत ने किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की। ये कांग्रेस की संस्कृति है। इन लोगों को समझना चाहिए कि इस देश की संस्कृति नारी को पूजने की रही है। इस देश में हमेशा नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा गया है और किस प्रकार कांग्रेस महिला विरोधी मानसिकता के चलते अपनी संस्कृति को तार तार कर रही है। मुझे बहुत अच्छा है अगर शोभा दी हमारे पार्टी में शामिल होती है, एक सही नेत्री सही पार्टी में सही समय में शामिल हो रही है। अगर वो आती हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो कृष्णा गौर जी उनसे बात करेंगे, फ़ोन पे अभी कोई बातचीत हुई है? अगर नहीं हुई है तो क्या इस इंटरव्यू के बाद वो उन्हें फ़ोन लगाने वाली है? निश्चित रूप से आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि वो असमर्थ महसूस कर रही हैं अपने आप को और अगर ऐसा है तो मैं उनसे बात करूंगी और उनको अपनी पार्टी में लाने के लिए प्रयास करूंगी। जो इस वक्त में कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है, आपने महिलाओं से संबंधित विषय पर बात की, लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ उस विषय पर जो लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। वी.डी. शर्मा जी का तो एक बयान सामने आया कि जो पार्टी का स्थापना दिवस है 6 अप्रैल, उस दिन 1 लाख जो ज्वाइनिंग है या सदस्यता है वो करवाएंगे और उसमें कांग्रेस के भी कई बड़े जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल होंगे। बिल्कुल सही है। हो सकता है कि 6 अप्रैल को जब मेरी पार्टी का स्थापना दिवस है तब एक बड़ा परिवर्तन हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अब पूरी तरह से देश की जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खत्म कर चुकी है। एक के बाद एक उनके द्वारा लिए गए फैसलों ने ये साबित कर दिया कि इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस देश में भ्रष्टाचार की जननी कहलाने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि जब तक कांग्रेस की सरकारें केंद्र में रही है, राज्यों में रही है, भ्रष्टाचार के बड़े से बड़े स्कैम को इस देश की जनता ने देखा है। आज हम गर्व के साथ ये कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में 550 वर्षों के संघर्ष के बाद विराजे हैं, लेकिन
प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मंदिर के ट्रस्ट ने बड़ा मन रखकर देश के समस्त राजनीतिक दलों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का निमंत्रण दिया था। कांग्रेस ने उसका निमंत्रण भी ठुकरा दिया और इस देश के सनातनियों का बहुत बड़ा अपमान किया। सिर्फ सनातनियों का अपमान ही नहीं किया, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति का भी बहुत बड़ा अपमान किया है। और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो लोग जुड़कर इतने लंबे समय से काम कर रहे थे, सेवाएं दे रहे थे, उनको समझ में आ गया कि अभी तक तो राजनीतिक दृष्टि से वो इस पार्टी को देखा करते थे, लेकिन अब अपने भविष्य की चिंता जब उनको दिखाई देने लगी, भविष्य उनको पार्टी के नेतृत्व में खराब दिखाई देने लगा, तो सभी को ये लग रहा है कि अब इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है, तत्काल ऐसी पार्टी को छोड़ देना चाहिए। अगर इस देश को आगे बढ़ाने में किसी पार्टी का योगदान है, अगर भारत आने वाले समय में विश्व का नेतृत्व करने वाला देश बनने जा रहा है, तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और यही कारण है कि आज सभी को अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उज्जवल और सुरक्षित दिखाई दे रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी में से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता पार्टी की विचारधारा को छोड़कर मेरी पार्टी की विचारधारा अपना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कृष्णा जी, मैं कुछ राजनीतिक जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उन पे भी आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी तो चुनाव का प्रचार चल रहा है, तो कई सारे बयान आपकी पार्टी से भी और जो विरोधी दल हैं उनके भी आ रहे हैं। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान बहुत सुर्खियों में है, 2 बयान बल्कि सुर्खियों में। मैं पहले बयान पे आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूँ कि अगर उन्होंने अपने इस बयान में कहा है कि अगर राशन की दुकान पर पीएम या बीजेपी का फोटो या लोगो लगा होगा तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन इसे नहीं खाऊंगी। ममता बनर्जी को इसे खाने की आवश्यकता है भी नहीं, ये गरीबों के लिए है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इस देश के गरीबों के लिए है। ममता बनर्जी अगर इस तरह की बात करती है और इसी कारण से अगर वो इस योजना को अपने प्रदेश में लागू नहीं करती है, तो सबसे बड़ा अन्याय वो पश्चिम बंगाल के गरीबों पर करेगी। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जैसे जो राजनीतिक और अन्य राजनीतिक दल हैं, अगर वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं तो वो देश का सबसे बड़ा अहित करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी देश के विरोध में कोई काम करती, देश विरोधी गतिविधि में अगर संलिप्त है, तो आप विरोध करें, वो समझ में आता है। लेकिन अगर देश हित में भारतीय जनता पार्टी कोई कदम आगे बढ़ाती है तो उसमें तो सबको समर्थन करना चाहिए। हमारी पार्टी ने हमेशा एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने बांग्लादेश के युद्ध के समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, वरिष्ठ नेतृत्व ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, ये सम्मान मातृशक्ति को दिया था। और आज भी मैं कहना चाहूँगी कि जब देश में कोरोना का संकट काल आया और उसके बाद जीवन सुरक्षित करने के लिए हमने स्वदेशी वैक्सीन बनाया और पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमने अपना वैक्सीन भेजा और सबने इसकी सराहना की, हमने लोगों का जीवन बचाया, तब कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने इस वैक्सीन को नहीं लगाने की बात कही थी, इसे मोदी वैक्सीन का नाम दिया था। तो मुझे लगता है कि इस मानसिकता को इन राजनीतिक दलों को बदलना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में, देश हित में कोई काम कर रही है तो उसमें समर्थन देना चाहिए। ममता बनर्जी जैसी महिलाएं इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नासूर है। वो गरीबों के कल्याण की सिर्फ बात करती है, लेकिन गरीबों का कल्याण कभी नहीं करती। अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री जी ने चालू की है और वो लगातार उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस देश के गरीबों के रसोई में अन्न भरने के लिए, उसकी रसोई में भोजन बनाने के लिए, उनके बच्चों का पेट भरने के लिए। और ममता बनर्जी अगर ना खाएगी तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनके लिए तो ये योजना है भी नहीं है, तो इस देश के गरीबों के लिए। अच्छा, एक बयान और है उनका, उन्होंने एक और बयान कहा दिया है जिसको लेकर भी बहुत आपत्ति उठाई है बीजेपी की ओर से। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि सांप पर भरोसा कर लेंगी लेकिन बीजेपी पर कभी भरोसा नहीं करेंगी। जिसकी जैसी प्रकृति होती है वो वैसे ही विचार भी रखता है, वैसी ही उसकी नियति होती है। वो स्वयं क्या है, पहले तो उनको अपना मूल्यांकन खुद करना चाहिए। आज पश्चिम बंगाल में हालात क्या है, संदेश खाली की घटना ने पूरे देश में देश की महिलाओं को हिला कर रख दिया है। किस प्रकार से वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है, गरीबों की ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं।
यही ममता बनर्जी का चरित्र है और ऐसी पार्टी को कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का चाल चरित्र और चेहरा इस देश की जनता के सामने आ गया है। और इस चुनाव में आप देखिए 2024 के चुनाव में हम पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में लोकसभा की सीटें जीत कर आएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता भी अब उनसे मुक्ति चाहती है। अच्छा, एक और विषय है जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही इस वक्त देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो एक कथित शराब का जो घोटाला है उसमें जेल गए हुए हैं, जेल। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि जो ईडी है या अन्य केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में हैं तो उन्होंने अभी तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। उनकी जो पत्नी है वो लगातार उनके जो संदेश हैं या उनकी कही हुई कोई बात है जो जेल से वो एक तरीके से प्रेषित करते हैं, और उनकी जो पत्नी है वो कैमरे पे आके उसको आम जनता के सामने रखती हैं। इस पूरे जो घटनाक्रम हो रहा है दिल्ली की राजनीति को लेकर, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, एक व्यक्ति का कुर्सी से कितना मोह होता है ये इसका परिचायक है। इस देश से भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर वो राजनीति में आए थे और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। और जब हमारी जांच एजेंसियों ने उन्हें दोषी पाया, उनको जेल भिजवाया, तो अभी भी वो कुर्सी का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं। इस देश की जनता बहुत जागरूक है, वो बहुत अच्छी तरह से समझती है कि अरविंद केजरीवाल का चरित्र क्या है। अभी जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना, ये उनका सत्ता मोह है। और इसलिए वो अपने पद को छोड़ते हुए, अगर उनको पद का मोह, सत्ता का मोह ना हो, अगर उनको अपनी सरकार चलाना है तो आप किसी और को अवसर दे दीजिए। आप स्वयं क्यों अपने आप को सत्ता की कुर्सी से बांधे रखे हुए हो? इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि सत्ता मोह में वो इतने अंधभक्त हो गए हैं कि वो इस प्रकार के कृत्य एक के बाद एक और गलतियां करते जा रहे हैं। और ईडी जैसी निष्पक्ष एजेंसियां किसी सरकार के कहने में काम नहीं करती। 9 महीने से उनको लगातार समन दिया जा रहा था, वो उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, इसलिए ईडी जैसी संस्था को इतना कड़ा एक्शन लेना पड़ा। आप सहयोग नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसी एजेंसियों को बाध्य होना पड़ता है आप पर एक्शन करने के लिए। अगर आपने नहीं किया था भ्रष्टाचार, अगर आप उसमें लिप्त नहीं थे, तो आप आकर जांच कर, आप सामने आकर जवाब देते, आप अपनी बात रखते। लेकिन 9 महीने तक 9 बार समन मिलने के बाद भी आपने नहीं किया। इसके कारण ये उनकी दशा हुई है और आज वो जेल के अंदर हैं। और अभी तो शुरुआत हुई है। जितने लोग भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जो स्वयं इस बात का संकल्प ले चुका है कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इस देश में अब भ्रष्टाचारी कोई बच नहीं सकता। कृष्ण गौर जी, आप चुनाव की व्यस्तता है, मैं जानता हूं कि आपके अलग अलग जगहों पर दौरे हैं। आप इस व्यस्ततम समय में भी आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। तो BSTV की आज की खास पेशकश में आज बस इतना ही, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए BSTV।